चित्रलेखा। मानव मन की गहराइयों में पाप और पुण्य की परिभाषा खोजने वाली कथा चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा की चिरजीवी रचना चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम पढ़ रहे थे योगी कुमारगिरी और सामंत बीजगुप्त के बीच होने वाला विवाद। विषय था विवाह और कारण थी यशोधरा, किंतु वास्तव में इस विवाद का कारण संभवतः यशोधरा नहीं, चित्रलेखा थी। नर्तकी चित्रलेखा, जिसके सौंदर्य से योगी का संयम लड़खड़ा रहा था और जिसका प्रेम बीजगुप्त के लिए जीवन का संबल था। आर्य मृत्युंजय, मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। बीजगुप्त, तुम्हारा कहना संभव है, उचित हो, पर जिस समय लोग तुमको अविवाहित कहता है उस समय तुम अविवाहित हो। रही विवाह करने की बात, वहां तुमसे मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करा सकता हूं कि विवाह पुत्रोत्पत्ति के लिए होता है और इसलिए आवश्यक है। चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की संतान न होगी और न वो संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी ही हो सकती है। कभी इस पर भी विचार किया है? देवी चित्रलेखा। हाँ आर्य। तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थिति को अच्छी तरह समझती हो। आर्य श्रेष्ठ, आपका कथन सर्वथा उचित है। मैं समाज द्वारा उपेक्षिता एक नर्तकी ही तो हूं। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं वो करने को प्रस्तुत हूं जिससे बीजगुप्त का भला हो, पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः अपनी मन प्रवृत्ति को भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो। उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। योगीराज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों बंधन में बंधने को बाध्य किया जा रहा है? इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का तो पालन करो ही। योगी, एक प्रश्न और करूंगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो फिर इसी समय मैं तुम्हारी शिष्या हुई। कुमारगिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक कुमारगिरी कुछ सोचते रहे। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। मुख से कह देना सरल होता है, करना बड़ा कठिन कार्य है। योगी, तुम्हारे लिए विराग चाहे जितना सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। अकेली विराग के क्षेत्र में विचरना मेरे लिए असंभव सा है।
अभी तक अनुराग के क्षेत्र में हूं और संसार भले ही उस क्षेत्र को पवित्र न माने, पर ईश्वर के आगे और मेरे आगे वो क्षेत्र पवित्र है। उससे बाहर निकलने के अर्थ होते हैं दूषित क्षेत्र में पदार्पण करना, और व्यर्थ पाप करने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूं। बात बनी और बिगड़ गई। मृत्युंजय ने इसका अनुभव किया। बात बिगड़ी और बन गई। बीजगुप्त ने इसका अनुभव किया। कुमारगिरी चित्रलेखा को जानता था और चित्रलेखा कुमारगिरी को। श्वेतांक और विशाल देव दोनों ही इस बातचीत के गूढ़ महत्व को समझ रहे थे। एक यशोधरा ही ऐसी थी जो न कुछ अनुभव करती थी, न कुछ जानती थी और न कुछ समझती थी। उसने मृत्युंजय से कहा, पिताजी, रात्रि अधिक बीत गई है। वृद्ध मृत्युंजय ने अपनी पुत्री की ओर देखा और फिर चित्रलेखा की ओर। दोनों में कितना भेद था। एक देवी थी, दूसरी दानवी। एक शांति थी, दूसरी उन्माद। और बीजगुप्त परिस्थिति चक्र का एक अभागा शिकार, पर साथ ही मनुष्यता से पूर्ण मनुष्य। मृत्युंजय ने चित्रलेखा से कहा, देवी चित्रलेखा, तुम्हारे क्षेत्र को अपवित्र कौन कहता है? जो कुछ तुम कर रही हो वह अपनी मन प्रवृत्ति के अनुसार, और मैं ये भी मानता हूं कि तुम्हारा सारा व्यवहार प्रेम का है। प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। पर देवी, क्या वह मनुष्य जिससे तुम प्रेम करती हो यदि ठीक मार्ग पर न हो तो उसको ठीक मार्ग पर लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, और बीजगुप्त के लिए जो त्याग तुम करोगी वो महान होगा। आर्य श्रेष्ठ, चित्रलेखा से यह कहना व्यर्थ है। बनने और बिगड़ने का उत्तरदायित्व मुझ पर है। चित्रलेखा न मुझे बना सकती है और न बिगाड़ सकती है, और मैं अपने लिए यह कह सकता हूं कि मेरा और चित्रलेखा का संबंध अमर है। आर्य मृत्युंजय, आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो या ना हो, पर मुझे ये करना होगा, और ये करना होगा अपने लिए नहीं, वरन बीजगुप्त के लिए। इतना विश्वास रखिए। और आर्यश्रेष्ठ, आपकी कन्या के लिए बीजगुप्त अच्छा वर है। ये विवाह सबसे सुंदर होगा। बीजगुप्त, तुम्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिलना असंभव है। आज से तुम्हारा और यशोधरा का संबंध पक्का हो गया। अच्छा आर्यश्रेष्ठ, अब मुझे विदा दीजिए। इतना कहकर बीजगुप्त मृत्युंजय के भवन से बाहर चला गया। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। आर्यश्रेष्ठ, आप बीजगुप्त के कथन का बुरा ना मानिएगा। आवेश में आकर मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान खो बैठता है। उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी धारणा बना ले तो अनुचित है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूं कि बीजगुप्त का और आपकी कन्या का संबंध बहुत श्रेष्ठ होगा, और इस संबंध का होना आवश्यक भी है। श्वेतांक के साथ चित्रलेखा भी बीजगुप्त के पीछे पीछे चल दी। इन लोगों के चले जाने के बाद मृत्युंजय को परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान हुआ। उन्होंने कुछ देर तक मौन रहकर कुमारगिरी से कहा, योगीराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पर इस बातचीत से इस निष्कर्ष पर पहुंच सका हूं कि इस नर्तकी का बीजगुप्त पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ये अनुमान
उचित है। और साथ ही नर्तकी चित्रलेखा का हृदय बहुत स्वच्छ है। इस पर कुमार गिरी मौन ही रहे। उनकी आंखें न जाने क्यों आप ही आप विशाल देव की ओर उठ गईं। विशाल देव मन ही मन मुस्कुराया। योगीराज, क्या बीजगुप्त पर अधिक दबाव डालना उचित होगा? चित्रलेखा कह गई है और जो कुछ वो कह गई है उसे पूरा करेगी, इतना विश्वास है। फिर भी अब ये इच्छा होती है कि बीजगुप्त को छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि चित्रलेखा के मन को इससे आघात पहुंचेगा। चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि चित्रलेखा स्वयं ही बीजगुप्त को छोड़ देने पर प्रस्तुत हो, और ऐसी अवस्था में बीजगुप्त का जीवन संभल जाएगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चित्रलेखा से बीजगुप्त का संबंध टूटना ही उचित है। मृत्युंजय, यशोधरा के लिए बीजगुप्त से अच्छा वर तुमको न मिल सकेगा, ये समझ रखना। कुमारगिरी चाहते थे कि बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह हो जाए। संभवतः वे चाहते थे कि चित्रलेखा बीजगुप्त के बंधन से मुक्त हो जाए। क्या योगी चित्रलेखा को पूरी तरह पाने की कामना कर रहे थे? उधर बीजगुप्त चित्रलेखा के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहता था। किंतु वास्तव में चित्रलेखा क्या चाहती थी? चित्रलेखा के अंतर में उतरकर इस प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में मृत्युंजय का रूप धरा विनोद शर्मा ने, कुमारगिरी बने सुधीर पांडे, तथा बीजगुप्त और चित्रलेखा के रूप में थे कमल शर्मा और दिशी दुग्गल। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। इस रेडियो प्रस्तुति में सहायक हैं राजेश मलिक, और रेडियो पठन का ये स्वरूप आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी तक श्रद्धा भारद्वाज का नमस्कार।